हमारा क्या है, अब हम क्या करेंगे, जैसे ही आप अपने डेटा को क्या कर ले, उसके डिस्क्रिप्टर स्टैटिस्टिक्स जो है वो प्रोड्यूस कर लिया आपने, ठीक है। जो भी आपके थीसिस को पढ़ता है या आपके सुपरवाइजर आपका जब एनालिसिस को पढ़ता है, वो जो इंटरेस्टेड होता है वो आपकी इसको देखता है कि डेटा के मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू में कोई इश्यूज तो नहीं है, ठीक है ना। जिसकी वजह से आपका मीन डिस्क्रिप्टर हो जाता है। वो लास्ट क्लास में हमने किया था कि अगर हमारे मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू विद इन एक्सेप्टेड रेंज नहीं है। एक्सेप्टेड रेंज क्या है कि आपको वेरिएबल की नेचर का पता है कि ये वेरिएबल कितना होना चाहिए, ठीक है। तो फिर हम क्या करते हैं, डेटा को वेक्टराइज करते हैं। वेक्टराइजेशन लास्ट क्लास में हमने की थी, ठीक है। जैसी डिस्क्रिप्टर स्टैटिस्टिक्स आपने कैलकुलेट कर दी, उसके बाद हम कोरिलेशन कैलकुलेट करते हैं। कोरिलेशन क्या होती है, ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल ठीक है, इसका वही मैंने आपको प्रेजेंट किया है, मुझे पता था आप क्लास में थे, ठीक है ना। अच्छा, हमने कोरिलेशन कैलकुलेट करनी है। कोरिलेशन क्या होती है, कोरिलेशन कैलकुलेट करने की या फाइंड आउट करने की जो रीजन है, ठीक है, वो ये है कि आप अपने आईवीज के दरमियान क्या करते हैं, देखते हैं कि वो तो आपस में कहीं कोरिलेटेड नहीं है, ठीक है ना। या वो कोरिलेटेड से मेरी मुराद हरगिज ये नहीं है कि सर आई एम प्रेजेंट बट कनेक्टेड। लास्ट क्लास के इनमें मुझे बता दी, ठीक है, बार बार यहाँ पे डिस्टर्ब ना करे, ठीक है ना, हम एक फ्लो में आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, कोरिलेशन का बेसिक मकसद क्या है, ठीक है। बेसिक पर्पस कोरिलेशन का क्या है कि यू वांट टू सी कि आपकी जो आईवीज है, अब इस केस में हमारे आईवीज क्या है, लॉग ऑफ एसेट्स, टेंजिबिलिटी और नेटवर्किंग की वजह। आपके आईवीज जो है वो कहीं आपस में कोरिलेट तो नहीं कर रहे, ठीक है। अगर मैं डिफाइन कर लूं कोरिलेशन को, कोरिलेशन मूवमेंट को कहते हैं। मूवमेंट क्या है कि अगर साइज जो है इंक्रीज हो रहा है, मींस ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो उसके साथ कहीं नेटवर्किंग कैपिटल या आपका जो तीसरा वेरिएबल है टेंजिबिलिटी का, ठीक है, टेंजिबिलिटी है मेरे ख्याल में तीसरा वेरिएबल, मैं देख लेता हूं। टेंजिबिलिटी है, ठीक है। कहीं ये तो नहीं है कि इनकी मूवमेंट सेम डायरेक्शन में, फॉर एग्जांपल अगर साइज इंक्रीज हो रहा है तो उसके साथ नेटवर्किंग कैपिटल इंक्रीज तो नहीं हो रहा। अगर इंक्रीज हो रहा है तो ये इश्यू नहीं है, ठीक है ना। सबसे पहले कोरिलेशन क्या है, मूवमेंट है, ठीक है, ये काजिलिटी नहीं है। काजिलिटी क्या होती है, फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि लिवरेज जो है साइज की वजह से इंक्रीज हो गया, साइज ने लिवरेज में इंक्रीज काज किया, और मेरा आर्गुमेंट ये होता है क्योंकि बिगर साइज फर्म जो होते हैं, जैसी उनकी साइज इंक्रीज होती है उनके मार्केट में रेपुटेशन ज्यादा होती है, मार्केट में रेपुटेशन की वजह से उनका लिवरेज ज्यादा होता है, या उनका जो डेट फाइनेंसिंग है वो ज्यादा होती है। उनके जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं बेस्ड ऑन देयर रेपुटेशन वो जल्दी उनको क्या कर लेते हैं, वो चीज रिक्वायर्ड फंड होते हैं जो है वो फाइनेंस करते हैं। ये काजिलिटी है। कोरिलेशन मूवमेंट है तो उसके दरमियान, ठीक है। अगर कोरिलेशन काजेशन होती तो हम यहाँ पे अपने एनालिसिस खत्म कर देते। काजेशन और कोरिलेशन में फर्क है, कोरिलेशन मूवमेंट है अगर दो वेरिएबल सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल साइज और नेटवर्किंग कैपिटल दोनों इंक्रीज हो रहे हैं। एक तो है कि इनके दरमियान पॉजिटिव कोरिलेशन है। पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है, इफ द वेरिएबल्स, इफ द आईवीज मूव इन द सेम डायरेक्शन। अब अगर ये +1 हो, मीन +1 है तो हम कहते हैं दिस इज परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, ठीक है। अगर एक हद तक कोरिलेशन हो, फॉर एग्जांपल 0.20 हो, 0.30 हो, ठीक है ना, 0.40 हो, कोई इशू नहीं है। बट इफ इट इज नियरर टू 1 तो हम कहते हैं कि दे आर परफेक्टली कोरिलेटेड, ठीक है। वो एक ही मूवमेंट में जो है सफर कर रहे हैं। उसका मसला क्या हो जाता है, आपका जो सिस्टम है या जो सॉफ्टवेयर है वो इन दोनों को एक ही वेरिएबल कंसीडर कर लेता है, फॉर एग्जांपल साइज और नेटवर्क, ठीक है। तो जो इफेक्ट इसका आना है आपके डिपेंडेंट वेरिएबल लिवरेज पे, ठीक है, वो डिस्टार्ट हो जाता है, वो डिफ्यूज हो जाता है, ठीक है। तो रिलेशन का सबसे पहला मकसद यह है, हम देखना चाहते हैं कि क्या हमारे जो क्या कहते हैं आईवीज है उसमें कोई परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन तो नहीं है। उसका इशू क्या होगा, हमारा जो सॉफ्टवेयर है या हम जो एनालिसिस कर रहे हैं, जो रिग्रेशन एनालिसिस होगा, वो इन दो आईवीज को एक ही आईवी कंसीडर कर लेगा और उनका जो उसका जो इफेक्ट आना है लिवरेज पे या आपका जो डीवी है, ठीक है ना, वो डिस्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इस सूरत हाल से बचने के लिए हम कोरिलेशन जो है फाइंड आउट करते हैं। अगर दो वेरिएबल के दरमियान कोरिलेशन काफी ज्यादा है, फॉर एग्जांपल तो कुछ लोग कहते हैं कि 0.5 तक होना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं 0.5 भी बड़ा लिबरल मेजर है, 0.4 तक होना चाहिए।
लेकिन कुछ लोग कहते हैं 0.70 तक होना चाहिए, लेकिन अगर ये 1 के इंतहाई नजदीक है या 0.7 तक इंतहाई उसी या 0.7 तक चला गया, तो हम क्या कहते हैं कि अगर ये दो वेरिएबल है, ठीक है, साइज और नेटवर्किंग कैपिटल में, और उनके इनके दरमियान में कोरिलेशन है, सपोज करें 0.78 है, अभी काफी ज्यादा है, फिर हमने क्या करना होता है, इनमें से इनके फिर इसको रिमूव करने के मुख्तलिफ तरीके, ठीक है। सबसे पहले तो हमें ये सीखना है कि हम कोरिलेशन फाइंड आउट करें, ठीक है। थ्रेशोल्ड वैल्यू कोई नहीं है, लेकिन 0.5 से ज्यादा हो जाए, ठीक है ना, डिपेंड करता है। अब 0.5 भी बड़ा लिबरल मैर है, क्या है लिबरल मैर है, लिबरल से मेरी मुराद ये है कि फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें, ठीक है ना, लेकिन इसकी कोई थ्रेशोल्ड वैल्यू नहीं है, जितना ये ज्यादा होगा उतना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक, ठीक है। अब कोरिलेशन अगर मैंने कैलकुलेट करनी है, ठीक है, मैंने क्या लिखा CO RR, ठीक है, सारे जो मेरे वेरिएबल थे, ठीक है, वो मैंने यहाँ पे लिख दी, ठीक है ना। अब अगर जो कोएफिशिएंट होता है, ये क्या है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट है, ठीक है ना, जो बताता है कि मूवमेंट जो है वेरिएबल के दरमियान कैसी हो रही है। अगर मैं लिवरेज और लिवरेज को देख लूं, लिवरेज और लिवरेज के दरमियान जो कोरिलेशन है 1, ऑब्वियसली लिवरेज जो है एक सेम वेरिएबल का अपने साथ कोरिलेशन तो ऑब्वियसली कितना आएगा, 1 ही आएगा, क्योंकि जिसमें लिवरेज जो है, लिवरेज का अपने साथ कोरिलेशन ही 1 आएगा, ठीक है। इसी तरह साइज हो गया, ठीक है, साइज का लिवरेज के साथ, ठीक है, फिर साइज के साथ 1 है, ऑब्वियसली 1 आएगा। टेंजिबिलिटी का 0.125 लिवरेज के साथ, ठीक है, इसी तरह टेंजिबिलिटी का अपने साथ 1 होगा, ठीक है। नेटवर्किंग कैपिटल का -0.6974 लिवरेज के साथ कोई इशू नहीं है, ठीक है, बट साइज के साथ देख ले, ठीक है, टेंजिबिलिटी का नेटवर्किंग कैपिटल के साथ, इस तरह नेटवर्किंग कैपिटल का अपने साथ, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द क्राइटेरिया, क्या हम क्या कर लें, कोरिलेशन कोएफिशिएंट कैलकुलेट कर लें, ठीक है ना। अब हम इस पर्टिकुलर लेक्चर में हमारा टॉपिक ये नहीं है कि हमने मल्टीकोलिनियरिटी को टैकल किस तरह करना है, ठीक है ना, उसका अगर एक इशू आएगा फिर हमने करना क्या है, वो हमारे सब्सिक्वेंट लेक्चर्स है। ये सबसे पहले एक तरीका है कि हमने अप्रोच किस तरह करना है अपने एनालिसिस को। मैंने सबसे पहले क्या कैलकुलेट के लिए डिस्क्रिप्टिव ओवरऑल फॉर्म के लिए भी, और फिर अक्रॉस डिफरेंट जो डिवीजन ऑफ फॉर्म थी उनकी, ठीक है, उसके बाद मैंने कोरिलेशन कैलकुलेट किया, ठीक है। लेकिन बार दफा, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स में आप जो भी चीज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना, उसकी स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस काफी जरूरी होती है, ठीक है। ये बात मैं कर रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस। आप देख लें स्टेटा ने आपके इस ये जो आपने टेक्स्ट दिया इसको उसने रेड भी नहीं किया। बाकी अगर मैं कोई भी टेक्स्ट दे दूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख लिया एबीसी को उसने क्या किया, अनरिकॉग्नाइज्ड कमांड, इतने सारा उसने कुछ नहीं किया। तो स्टेटा में आप कमेंट्स भी लिख सकते हैं, कमेंट्स का अपना सिंटैक्स है, और सिंटैक्स क्या है कि आपने स्टार्स लगाने हैं और स्टार्स के अंदर आपने अपने टेक्स्ट को बंद करना है, ठीक है। दिस इज नॉट अ डिस्कशन, बस सिर्फ बात समझाने की थी, ठीक है। कोरिलेशन हमने कैलकुलेट किया। बार दफा आपका रिव्यूअर कहता है कि इसकी स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है। स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस क्या है कि ये जो आप बात कर रहे हैं कि फॉर एग्जांपल दो वेरिएबल है उनके दरमियान ये कोरिलेशन है, ठीक है ना, ये बात आप कितने वसूख से कह रहे हैं, ये बात आप कितने यकीन से कह रहे हैं, ठीक है। जी महाभारी सर, आप जब कोरिलेशन कैलकुलेट करते हैं तो उसमें हम डीवी तो इंक्लूड करते हैं, तो सिर्फ आईवीज के बीच में नहीं आता? बिल्कुल आईवीज के बीच में होता है, आप डीवीज भी इंक्लूड कर रहे हैं, कोई इशू नहीं है। अगर आपने डीवी इंक्लूड किया हुआ है अपने कोरिलेशन टेबल में, ये कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन नॉर्मली हम कोएफिशिएंट देखते हैं जो हमारे आईवीज हैं उनके दरमियान, ठीक है। अच्छा जी 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 वेरिएबल इंक्लूड या एक्सक्लूड करने से ये वैल्यूज थोड़ी सी चेंज हो जाती हैं। अच्छा देख लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं लिख लेता हूँ ये जो कमांड हमने दिया था कोरिलेशन, ठीक है, साइज टेंजिबिलिटी, ठीक है। अच्छा, और पहले देखिए साइज और टेंजिबिलिटी के दरमियान क्या था, ये देखिए साइज एंड टेंजिबिलिटी 0.3196, ठीक है। नेटवर्किंग कैपिटल और साइज के दरमियान क्या था, 0.1877। यहाँ पर देखिए नेटवर्किंग कैपिटल और साइज के दरमियान मेरे ख्याल में तो कोई असर नहीं पड़ा इनके दरमियान। ओके सर, ठीक है, तो कोई इशू नहीं हुआ, आई वाज रॉन्ग, ठीक है, ओके ठीक है।
ठीक है, एहसन शहजाद साहब क्लास के एंड में मुझे बता दे, अपनी सीआर को कह दे, ठीक है ना। मुझे समझ नहीं आई इस वजह दौला कि आप क्या कहना चाहते हैं। अगर आप स्टेटिस्टिकल सिग्निफिकेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है, स्टेटिस्टिकल सिग्निफिकेंस क्या होती है? स्टेटिस्टिक में जो भी चीज होती है, फॉर एग्जाम्पल जो भी वैल्यू होती है, उसके पीछे उसका एक नल हाइपोथेसिस जरूर होता है। क्या होता है? नल हाइपोथेसिस जरूर होता है। एक नल होता है, एक आपका अल्टरनेट हाइपोथेसिस होता है। फॉर एग्जाम्पल ये जितनी भी कोएफिशिएंट है, इनके नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट का हाइपोथेसिस। फॉर एग्जाम्पल कोरिलेशन का नल हाइपोथेसिस क्या हो सकता है? कोरिलेशन का नल हाइपोथेसिस हो सकता है, ठीक है, the coefficients are correlated, ठीक है। इसका अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या हो सकता है? यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसमें चेंज कर लूँ। coefficients are highly correlated, ठीक है। इसका अल्टरनेट हाइपोथेसिस हो सकता है coefficients are uncorrelated, ठीक है। अपने आप से मैंने दो हाइपोथेसिस बनाया, लेकिन नॉर्मली इस तरह हाइपोथेसिस हर एक वैल्यू की होती है, चाहे वो स्टैंडर्ड एरर है, चाहे वो एफ वैल्यू है, चाहे वो आर स्क्वायर है, जो भी वैल्यू आप प्रोवाइड करते हैं उसके बैक एंड पे हाइपोथेसिस होता है। एक नल होता है, एक क्या होता है? अल्टरनेट हाइपोथेसिस होता है। स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस जब आप इसमें इंक्लूड करते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस ये एक कोएफिशिएंट था, कोरिलेशन कोएफिशिएंट 0.3196, इसका स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस 95% आया। उस 95% आया, ठीक है, और उस पर आपने स्टार लगाया। फॉर एग्जाम्पल इसकी जो पी वैल्यू है वो 0.05 से कम आई। पॉइंट 0.05 से कम आई। हम तो हमेशा जब भी रिसर्च लिखते हैं जो स्टूडेंट, तो जब पी वैल्यू आती है तो हम खुश हो जाते हैं कि हमारी पी वैल्यू कम हो गई है, सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि पी वैल्यू की इंटरप्रिटेशन किस तरह करते हैं? फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं पी वैल्यू इज लेसर देन 0.05, इसका मतलब क्या होता है? क्योंकि इस बारे में सोचा है, या बस आपने ये देखना है कि ये 0.05 के पीछे कम आ जाए, ठीक है जी। सर ये आप ये बता रहे थे कि जो 5% आप डाउटफुल हो रिजल्ट में, 95% यू आर एक्यूरेट, आप कंफर्म हो कि आपका रिजल्ट ठीक है, सिग्निफिकेंस ठीक है, बता रहा ठीक है। है, मतलब सिग्निफिकेंट लेवल के मतलब ये जो बात कर रहे हो 95% यकीन से के साथ है। और जो 5% है गलती का जो है चांस हो सकता है, ठीक है जी। क्योंकि अगर जी अहमद जी, अहमद अब्बास, हमेशा याद रखें ये जो पी वैल्यू है, ठीक है, वी नॉर्मली calculate p values to cope with type 1 error। टाइप 1 एरर के बारे में सोचा है कि नहीं? या आपने स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी तरीके से इनके जो है पी वैल्यूज कैलकुलेट कर लूँ, या मुझे पता चल जाए ये सिग्निफिकेंट कितने हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कमांड है PWCORR, ठीक है, लेवरेज साइज चेंजेबिलिटी नेटवर्किंग कैपिटल पे मैंने कॉमा डाल, बाद मैंने लिखा स्टार, ठीक है, उस पे मैं लिखता हूँ 0.05। मैं से कहता हूँ कि जो भी ये कोएफिशिएंट सिग्निफिकेंट है एट 95% लेवल, उसके ऊपर स्टार लगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे स्टार आ गया, 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 ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? एक तो इसका मतलब यह है कि इसकी पी वैल्यू 0.05 से कम है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारा नल हाइपोथेसिस है उसको हम रिजेक्ट कर लेंगे। हमारा नल हाइपोथेसिस क्या था कि कोएफिशिएंट्स आर कोरिलेटेड, ठीक है। अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या था? कोएफिशिएंट्स आर अनकोरिलेटेड। तो हम अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर लेंगे और अल्टरनेट हाइपोथेसिस को क्या कर लेंगे? एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। अब इशू क्या है
इशू ये है कि पी वैल्यू हम इसलिए कैलकुलेट करते हैं कि कहीं हमसे टाइप 1 एरर जो है कमिट ना हो जाए, ठीक है। इसकी मैं आप लोगों को सिंपल एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल एक कंसिडर एक जज है कोर्ट ऑफ लॉ में, ठीक है। वो जब किसी को सजा देता है, ठीक है ना, उसका जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस होता है, ठीक है, वो नॉर्मली क्या होता है, नॉट गिल्टी, ठीक है। वो मुल्जिम होता है पहले, ठीक है, नॉट गिल्टी, ठीक है। वो एविडेंस जो है कलेक्ट करता है और एविडेंस के बेस पे क्या कर लेता है, उसको सजा देता है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल उसने क्या किया, एक नल हाइपोथेसिस था, ठीक है, नॉट गिल्टी हुआ, ठीक है। उसने रिजेक्ट कर दिया, उसने कहा कि दस्तयाब जो क्या कहते हैं सबूत है, उसके बिना पे ये जो बंदा है ये क्या है, गिल्टी है, क्या है, गिल्टी है। तो व्हाट यू विल डू, यू विल रिजेक्ट योर नल हाइपोथेसिस। वो क्या था, वो क्या था, नॉट गिल्टी, ठीक है। चूंकि हम दस्तयाब डेटा पे, दस्तयाब सबूतों पे अपने फैसले करते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास एक नल हाइपोथेसिस ट्रू होता है। क्या होता है, ट्रू नल हाइपोथेसिस। फॉर एग्जांपल वो गिल्टी नहीं था, लेकिन दस्तयाब सबूत की बिना पे इस हाइपोथेसिस को रिजेक्ट किया गया, ठीक है। तो इसका मतलब था कि अगर आपसे ऐसा कोई, फॉर एग्जाम्पल आपने अगर ऐसा कोई चीज, ऐसी कोई चीज कमिट हो जाए तो हम कहते हैं आप टाइप 1 एरर कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, टाइप 1 एरर इज रिजेक्टिंग अ ट्रू नल हाइपोथेसिस। टाइप 1 के एरर क्या था कि फॉर एग्जाम्पल जज ने तो उसे कसूरवार करार दे दिया, उसका जो नल हाइपोथेसिस था नॉट गिल्टी, लेकिन बाद में जब एविडेंस आया, उस एविडेंस के बेस पे उसने क्या किया, उसने कहा कि भाई ये बंदा जो है वो क्या है, गिल्टी है, आई एम रिजेक्टिंग माय जो है नल हाइपोथेसिस। टाइप 1 एरर क्या है, इज रिजेक्टिंग अ ट्रू नल हाइपोथेसिस, ठीक है। यहाँ तक एटलीस्ट आप लोग को थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। अब मैं आता हूँ कि जब हम कहते हैं 95% कॉन्फिडेंस लेवल, इसका मतलब होता है you are committing, there are 5% chances that you may be rejecting a true null hypothesis. Or you are 95% sure that you have rejected a wrong null hypothesis. This is called type 1 error. मकसद बेसिक उसका वही है कि 5% एरर के चांसेस है, लेकिन कौन सा एरर नॉर्मली उसे हम कहते हैं टाइप 1 एरर। एक टाइप 2 एरर भी है, ठीक है ना। जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर नॉलेज आप उसको देख ले, आपने स्टैटिस्टिक्स में कहीं पढ़ा हो, ठीक है। हमने कोई रिलेशन कैलकुलेट
जी यहाँ पे मैंने correlation दो तरीके से कैलकुलेट की। पहला तरीका क्या था कि इसके साथ सिग्निफिकेंट लेवल है, ठीक है ना। दूसरा, उसके साथ मैंने सिग्निफिकेंस लेवल जो है वो इंक्लूड की, ठीक है। अब आप इसको मुख्तलिफ लेवल पे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप इसको 99 पे भी कर सकते हैं। सिंपल आपने क्या करना होगा, यहाँ पे जो कमांड मैंने दी थी, ठीक है, यहाँ पे मैंने फिर कॉपी की, इस पे 0.01 लिख, ठीक है, ठीक है। तो इसने क्या किया, कोरिलेशन टेबल आपको दिया और साथ में क्या किया, 99% लेवल पे उसने क्या किया, आपको जो सिग्निफिकेंस लेवल थी या जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल था उसके बेस पे रिजल्ट दी, ठीक है। ये आपका कोरिलेशन था। दो कमांड है इसका, एक सिंपल CORR, ठीक है, वो इसमें इंक्लूडेड है। ये फाइल मैं आपको सेंड कर दूंगा, आप देख लेंगे। एक है PWCOR या पेयर वाइज कोरिलेशन, ठीक है। उसके साथ में सिंपल क्या कर ले तो कामा स्टार 0.01 या 0.05 जो भी आपने ऐड करना है, उसने क्या करना है, उसने वेरिएबल के ऊपर स्टार लगाने हैं, ठीक है, इफ दे आर स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट इज दैट, ठीक है। इसके बाद क्या है, नॉर्मली आपके पास जो क्या कहते हैं मल्टीपल रियलिटी है, वो आपने दो तरीकों से चेक करनी है। एक तरीका तो ये होगा कि आप क्या करते हैं, जो आपका कोरिलेशन टेबल है। दूसरा है वेरियस इन्फ्लेशन फैक्टर, ठीक है, VIF, ठीक है, वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर, ठीक है। हम क्या करते हैं, वेरियस इन्फ्लेशन कैलकुलेट करते हैं मुख्तलिफ वेरिएबल्स का, ठीक है। अगर किसी वेरिएबल का, एनी वेरिएबल हैविंग a VIF value of more than 5, ठीक है। अब मोर देन 5 मैं कह रहा हूँ, ठीक है। कुछ लोग हैं कहता है अगर मोर देन 10, अगर मोर देन 10 भी, मोर देन 10 वो कहता है, ठीक है। मैं कहता हूँ मोर देन 5, लेकिन कुछ लिबरल में है, ठीक है। अगर ये 10 से ज्यादा हो, ठीक है, मतलब उनका जो थ्रेशोल्ड है वो 10 है, ठीक है। एक क्वेश्चन जो मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा जो है कंजर्वेटिव रहना चाहिए अपने एस्टिमेट से, वो 5 है, ठीक है। Various inflection factor in a variable having a VIF value of more than 5, ठीक है, or more than 10, ठीक है, they are supposed to have, ठीक है, the issue of multiple linearity, ठीक है। किस तरह हम फाइंड आउट करते हैं, हम क्या कर लेंगे, अपना जो पूरा मॉडल है उसकी रिग्रेशन रन कर लेंगे। सिंपल रिग्रेशन जिसको हम कहते हैं सिंपल OLS, अभी तक मैंने डिफाइन किया हुआ नहीं है कि OLS क्या है, फिक्स क्या है। सबसे पहले आप सिंपल रिग्रेशन रन कर लेंगे, जिसकी कमांड है रिग्रेस, ठीक है। रिग्रेस मैंने लेकर आप अपना DV लिख लेंगे, ठीक है। DV मैंने लिखा, DV के बाद आप क्या कर लेंगे, आपकी DTBI साइज होगा, टेंजिबिलिटी होगा, नेटवर्किंग कैपिटल होगा, ये सारे मैंने लिखे, ठीक है। और ये मैंने रन कर लिया। ये मैं रन क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने VIF की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। VIF की वैल्यू आप तभी कैलकुलेट कर सकते हैं जब आप पहले रिग्रेशन रन करें। सो इसका मतलब है VIF इज अ पोस्ट एस्टिमेशन कमांड, कि आप एस्टिमेशन पहले कर लेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, VIF की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। मैंने लिखा सिंपल VIF, ठीक है। मैंने कैलकुलेट किया, मेरे जितनी भी वेरिएबल है उनकी जो VIF वैल्यू है, ये इसकी मैं बात नहीं कर रहा। VIF की वैल्यू कितनी आ रही है, टेंजिबिलिटी की 1.47। देखिए सिर्फ उसने क्या किया, जो IVs थी, जो आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स थी, उनकी जो VIF वैल्यू थी उन्होंने प्रोवाइड करी, 1.47, 1.37, 1.5, ठीक है। ये मैंने कर लिया, ठीक है। यहाँ से भी कंफर्म हुआ कि देयर इज नो मल्टीकोलिनियरिटी इशू इन माय जो मेरे जो वेरिएबल्स, ठीक है। कोरिलेशन के बाद आपने क्या करना है, सीधे सीधे आपने अपनी रिग्रेशन लाइन या रिग्रेशन जो है वो एस्टिमेट, ठीक है। और मैं स्टार्ट करूंगा सिंपल OLS, ठीक है, जिसका नाम पूल्ड OLS भी है, ठीक है, जो अभी मैंने रन किया। अभी जो हमने रिग्रेशन रन की, ठीक है, उसको मैं रीरन करता हूँ, ठीक है। OLS करते हैं। OLS के बाद जो थोड़ी सी एडवांस फॉर्म है, आप फिक्स इफेक्ट की तरफ जाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद रैंडम इफेक्ट की एक आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। फिर फिक्स्ड और रैंडम में डिसाइड करते हैं कि कौन सा मेरे लिए ठीक है, उसके लिए आप हॉस्पिटल टेस्ट रन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप इस क्लास का जो एजेंडा है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये मैंने क्या किया, सिंपल रिग्रेशन रन, ठीक है। सिंपल इसको पूल्ड OLS भी कहते हैं, सिंपल ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर भी कहते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं एडवांस जाता हूँ, ठीक है। मैं जाता हूँ फिक्स इफेक्ट की तरफ। इसमें जो बेसिक फर्क किए हैं, बेसिक फर्क, ठीक है। अगर आप लोगों को टाइप्स ऑफ डेटा का पता हो, ठीक है, हमारे पास एक क्रॉस सेक्शनल डेटा होता है, एक हमारे पास टाइम सीरीज होता है, एक हमारे पास चैनल डेटा होता है, एक हमारे पास पूल डेटा होता है, ठीक है। OLS फिक्स इफेक्ट्स
रैंडम इफेक्ट्स। ठीक है, ओएलएस क्या करता है? ओएलएस पैनल डेटा पे ही हम रन करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये है ही पैनल डेटा। ठीक है, यहाँ पे जब ओएलएस रन होगा, ठीक है, ओएलएस सिर्फ क्रॉस सेक्शनल चेंज को कैप्चर करता है। क्रॉस सेक्शनल चेंज क्या है? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 2001 का डेटा है, उसमें फॉर्म ए है, फॉर्म बी है, फॉर्म सी है, ठीक है ना। फिर 2002 है, उसमें फॉर्म ए है, फॉर्म बी है, फॉर्म सी। आपका जो क्रॉस सेक्शनल चेंज है या ओएलएस है, ठीक है, सिंपल ओएलएस, ठीक है, वो फॉर्म को क्रॉस सेक्शनली स्टडी करता है। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल 2001 में फॉर्म की क्या सिचुएशन, फिर 2001 फिर 2002 की तरफ क्या करता है, जंप करता है। ठीक है ना। जो फिक्स्ड और रैंडम इफेक्ट है वो न सिर्फ क्रॉस सेक्शनल तो चेंज को देखते हैं बल्कि ईयर वाइज भी चेंज को देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल 2001 के मुकाबले में 2002 की सिचुएशन क्या है, फिर जब हम 2003 में जाएंगे फिर वहां भी सिचुएशन क्या है। ठीक है, तो ये बेसिक फर्क है। ठीक है, कि ये क्रॉस सेक्शनली रन होता है ओएलएस। ठीक है, आपके पास फिक्स्ड और रैंडम जो है वो पैनल रन होते हैं। पैनल रन का क्या मतलब है, क्रॉस सेक्शनली भी रन होते हैं और अक्रॉस टाइम भी रन होते हैं, क्योंकि पैनल डेटा क्या है, उसमें आपकी कैरेक्टरिस्टिक जो है आपकी टाइम बेस्ड भी है और आपकी क्रॉस सेक्शनल बेस्ड। ठीक है, नॉर्मली हम अपने पेपर में जो है, अगर आपने पेपर में देखा होगा कि तीनों रिपोर्ट होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस इज माय मॉडल 1, दिस इज माय मॉडल 2, ठीक है, दिस इज माय मॉडल 3। ठीक है, आप जब ओएलएस रन करते हैं उसके बाद फिक्स्ड इफेक्ट की तरफ जाते हैं। ठीक है, फिर फिक्स्ड इफेक्ट के बाद रैंडम इफेक्ट, फिर एक टेस्ट रन करते हैं जिसका नाम होता है हाउसमैन टेस्ट। इफ पीपल रिमेंबर, अगर आपने कहीं पढ़ा हो। ठीक है, हाउसमैन टेस्ट रन करते हैं। हाउसमैन टेस्ट पे बेस पे डिसाइड करते हैं कि अब मैंने अपनी थीसिस में या अब मैंने अपने पेपर में फिक्स्ड इफेक्ट के रिजल्ट रिपोर्ट करने हैं या रैंडम इफेक्ट, ये तो आपने करने हैं। ओएलएस का एक कॉलम बन जाएगा आपके रिजल्ट। दूसरा, आपने फिक्स्ड इफेक्ट के जो है, एक फिक्स्ड इफेक्ट है, एक रैंडम इफेक्ट। आपने फिक्स्ड इफेक्ट के रिपोर्ट करना है या रैंडम इफेक्ट करना है, इनके दरमियान डिसाइड करने के लिए आप एक टेस्ट रन करेंगे जिसका नाम होता है हाउसमैन टेस्ट। ठीक है ना। अब हमने अपना ओएलएस या जो ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वेयर कहते हैं जिसे, ठीक है, या पूल्ड ओएलएस कहते हैं, वो हमने रन कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, फिक्स्ड इफेक्ट रन करते हैं। ठीक है, पैनल और पूल डेटा में काफी फर्क है। ठीक है ना, जो आज मैंने आप लोगों को पढ़ाना भी था। ठीक है, ये क्रॉस सेक्शनल डेटा है आप लोगों के सामने। ठीक है, या अगर इस मिसाल की समझ नहीं आती, ये मिसाल देखिए। ठीक है, दिस इज क्रॉस सेक्शनल डेटा। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास फॉर्म्स हैं। ठीक है, एबर्ट लेबोरेटरीज, ठीक है, फिर एबर्ट, फिर फातिमा फर्टिलाइजर, फिर अल्केड, फिर गनी ग्लास। ठीक है, इनका डेटा फॉर 2001। ठीक है, ठीक है, क्रॉस-सेक्शनल डेटा को अगर हम डिफाइन कर ले, इंपॉर्टेंट फीचर। अच्छा, a cross-sectional data consists of sample of individuals, household, farms, cities, states, or variety of units taken at a given point of time. For example, given point of time क्या है, 31 December 2000। ठीक है, इसमें इन्फॉर्म सी कैरेक्टरिस्टिक क्या है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एबर्ट लेबोरेटरीज है, सिंपल एबर्ट है, फातिमा फर्टिलाइजर, अल्केड, गनी ग्लास। ठीक है, ये फॉर्म आईडी है। ठीक है, इनका मैं डेटा देख रहा हूँ 31 दिसंबर को। ठीक है, इनके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, टाइम वेरिएबल नहीं है, टाइम सेम ही है, टाइम चेंज नहीं हो रहा, 2002 नहीं हो रहा, 2003 नहीं हो रहा। वन पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं क्या कर रहा हूँ, इनकम का डेटा रिपोर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, पूल्ड क्या होता है, पूल्ड क्रॉस सेक्शन। पूल्ड क्रॉस सेक्शन में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल ये 2015, 16, 17, 18, 19, 20 का डेटा है। ठीक है ना। एबर्ट लेबोरेटरीज एक दफा 2015 में आ गया, क्या आ गया, 2015 में आ गया। ठीक है ना, फिर 2016 में वो रिपीट नहीं होगा। ठीक है, या इस तरह समझे कि मेरे पास
एक सैंपल ऑफ फर्म्स था, ठीक है, जिसमें तीन फर्म्स थे, ए बी सी, ठीक है, ये फर्म आईडी है, ठीक है, 1 2 3, ठीक है। इनका डेटा मैंने कैलकुलेट किया था, सपोज कर ले 2019, 2019, ठीक है। इस एक साल के लिए मैंने क्या किए थे, इनके मुख्तलिफ वेरिएबल क्या थे, फॉर एग्जाम्पल एसेट्स, ठीक है, एज, ठीक है, इसके एसेट फॉर एग्जाम्पल ये थे, ठीक है, इसकी ये थे और इसकी ये थे, ठीक है, और एज क्या थी इसकी, फॉर एग्जाम्पल लिस्टिंग एज, जिस दिन वो लिस्ट हुआ था उससे लेके आज तक उसकी 2019 तक उसकी एज क्या थी, फॉर एग्जाम्पल ये इनकी एज। अब एक क्रॉस सेक्शन मैंने, ये क्रॉस सेक्शन है बेसिकली, तीन फर्म है एक पॉइंट ऑफ टाइम पे उनका डेटा, ठीक है। फिर एक दूसरा क्रॉस सेक्शन था, मैंने कुछ और डेटा कैलकुलेट किया था, ठीक है, फर्म आईडी, ठीक है, 4 5 6, ये कौन से फर्म थे, ये ईबीसी वाले नहीं थे, ये नए फर्म थे, उनका मैंने डेटा कैलकुलेट किया सीडीबी, और किस साल के लिए, 2020, ठीक है। और सपोज करें ये इनके एसेट्स और एजी का डेटा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इन दो क्रॉस सेक्शन को आपस में मिलाता हूँ, ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल ये दोनों रो मैंने डिलीट कर, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, आपने पूल क्रॉस सेक्शन में, क्रॉस सेक्शन का पूल, जिस तरह पूल हम कहते हैं कि पूल ऑफ फंड, म्यूचुअल फंड में आप कहते हैं कि म्यूचुअल फंड और पूल ऑफ फंड, अपने आपने दो क्रॉस सेक्शन आपस में मिला दिए, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ी सी मैंने मिस्टेक की है, ठीक है, ये डी है, ये ई है और ये एफ, ठीक है। ये आपका एक नया सैंपल था, 2020 का जो सैंपल था, इसमें क्या 2019 के सैंपल से कुछ चीज मौजूद है। फर्म ए जो है 2019 में है, फर्म बी 2019 में है, फर्म सी 2019 में है, क्या फर्म एबीसी 2020 के डेटा में मौजूद है, नहीं है, ठीक है। सब टाइप ऑफ डेटा क्या, इसको हम क्या कहते हैं, पूल क्रॉस सेक्शन, ठीक है। सिंपल क्रॉस सेक्शन क्या होता है कि एट वन पॉइंट ऑफ टाइम पे मुख्तलिफ फॉर्म्स का डेटा, फॉर एग्जाम्पल दिस इज जस्ट अ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। लेकिन जब आप दो क्रॉस सेक्शन में लाते, ठीक है, ऑब्वियसली दो क्रॉस सेक्शन में जो सैंपल होंगे, ठीक है, पहले सैंपल में 2019 का सैंपल था, उसमें 3 फॉर्म थे, 2020 का सैंपल क्या है, उसमें 3 फॉर्म है, लेकिन ये तीनों फॉर्म्स आपस में क्या है, एक दूसरे से डिफरेंट है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड पूल क्रॉस सेक्शन। तो शायद क्या पूल क्रॉस सेक्शन। अब हम क्या करते हैं, पैनल पे आते हैं, पैनल क्रॉस सेक्शन का, सॉरी पैनल डेटा क्या होता है, पैनल डेटा फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 6 फॉर्म्स थी, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, फिर 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये, ठीक है। अब इसमें क्रॉस सेक्शन वेरिएबल भी है, एयर भी वेरिएबल है, लेकिन इसमें पूल और क्रॉस सेक्शन, पूल क्रॉस सेक्शन और पैनल में फर्क क्या है, ये जानने के लिए, फॉर एग्जाम्पल ये फर्म ए है, फर्म बी, फर्म सी, सॉरी ये 2001 2002 2003 2004 2005 2006, ठीक है, फिर 2001 2002 2003 2004। अच्छा, अब क्या है, अगेन 2002, ठीक है, 2003, ठीक है, 2004 2005 2006, ठीक है, एंड 2008। अब देखिए इसमें हुआ क्या है, अब ये फर्म आईडी देख लीजिए, ये 2001 में भी मौजूद है और 2002 में मौजूद, ठीक है। पूल क्रॉस सेक्शन में क्या होता था, अगर एक आईडी किसी ईयर में मौजूद है तो दूसरे ईयर में नहीं, लेकिन यहाँ पे देखिए एक 2001 में भी है और 2002 में भी है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी आईडी रिपीट होती है टाइम पर, आपकी क्या होती है, आईडी रिपीट होती है, लेकिन जब हम पूल क्रॉस सेक्शन पे देखते हैं आपकी आईडी रिपीट नहीं हुई। आपकी जो एक आईडी थी 2019 में आई है, क्या ये एक आईडी
आगे वाले डेटा में है, 2020 में नहीं है, ठीक है। लेकिन पैनल में हमने क्या देखा कि आपकी आईडी 2001 में भी आई है, 2002 में भी आई, ठीक है। तो अगर आपका जो आईडी है वो टाइम वाइज रिपीट होता है कि 2001 के लिए भी है, वो 2002 की आई है, और रिपीट होता है क्रॉस टाइम, तो हम कहते हैं डेटा इज पैनल। लेकिन इन केस ऑफ पूल क्रॉस सेक्शन आपके पास ये आईडी रिपीट नहीं हुई। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन पूल क्रॉस सेक्शन एंड पैनल डेटा, ठीक है। अब हमारे पास जो अभी हमने रिग्रेशन रन की, ठीक है, इट वाज बेसिकली क्रॉस सेक्शनल, ठीक है, वो क्रॉस सेक्शनल रिग्रेशन की, ठीक है। टाइम वाइज चेंज को वो नहीं देख कैप्चर करेगी, लेकिन जब हम फिक्स्ड और रैंडम की तरफ जाते हैं तो वो टाइम वाइज जो है जो क्या कहते हैं चेंज है उसको कैप्चर करता है। फिर आपका सवाल होना चाहिए कि फिक्स्ड इफेक्ट और रैंडम इफेक्ट में क्या फर्क है। फिक्स्ड और रैंडम इफेक्ट में ये फर्क है कि जब टाइम वाइज हम बेसिकली ये कर क्यों रहे हैं फिक्स्ड इफेक्ट और रैंडम इफेक्ट, हम चाहते हैं कि क्रॉस सेक्शन के अलावा अगर टाइम वाइज कोई चेंज आ रहा है तो उसको भी क्या कर ले, कैप्चर कर। फिक्स्ड इफेक्ट क्या कहता है कि ये जो टाइम वाइज चेंज है, मतलब 2001 से लेके 2002 तक जो टाइम वाइज डिफरेंस है वो क्या है, कांस्टेंट। लेकिन रैंडम इफेक्ट कहता है कि वो कांस्टेंट नहीं है। तो जब आप दोनों रन करते हैं और फिर हाफमैन टेस्ट रन करते हैं, फिर आपको पता चलता है कि आया फिक्स्ड इफेक्ट वाली बात ठीक है या रैंडम इफेक्ट वाली बात ठीक है। ओएलएस हमने रन किया, नाउ आई एम गोइंग टू रन जो हमारे पास क्या कहते हैं स्पेसिफिक और रैंडम इफेक्ट है। एंड रिमेंबर फॉर दिस यू हैव टू डिक्लेयर योर डेटा पैनल। और मैंने पैनल किस तरह डिक्लेयर किया, एक्सटीरेक कोड 457 आप लोग को पता है। और दूसरा क्या है मेरे पास, जो टाइम आईडी है उसका नाम है ईयर, ठीक है। इस तरह मैंने रन किया अनरिकग्नाइज कमांड, ठीक है, क्योंकि मैंने गलत कमांड ली। बेसिकली कमांड क्या है, एक शीसेट है टू डिक्लेयर डेटा एज पैनल डेटा, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, अपने फिक्स इफेक्ट और रैंडम इफेक्ट रन करना है, ठीक है। जी महाबहारी, ठीक है, मैं डिफरेंस रिपीट कर दूँ, ठीक है। महाबहारी मुझे समझ नहीं आई, ठीक है। तो आप लिखा है दूसरा, अगर हम कहीं पे गलत है तो आप हमें ठीक कर दें। सर नहीं, वो हम पैनल के बाद बना रहे थे तो वहाँ पे थोड़ा सा इसी तरह की बात है, बाद में ठीक करेगा। ठीक है, सही है जी। सर रकूब बेटा, आपने कहा कि जो है मैं रिपीट कर लूँ जो पैनल और पूल में फर्क है, ठीक है ना। बड़ी सिंपल एग्जांपल मैंने दिया आपको, ठीक है। अगर आपको वहां से समझ नहीं आई, ठीक है, तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ कि जो मेरे पास पूल का सेक्शन बना हुआ है, ठीक है ना। पूल क्रॉस सेक्शन क्या है, क्रॉस सेक्शन क्या होता है कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे डेटा है, ठीक है। और पूल क्रॉस सेक्शन क्या है, वो भी टाइम वाइज ही डेटा होता है, लेकिन ये होता है कि एक सैंपल जो एक टाइम पे आप कैलकुलेट करते हैं वो सैंपल रिपीट नहीं होता। क्या होता है, वो सैंपल रिपीट नहीं होता, ठीक है। मैं फिर एक्सेल की तरफ लेके जाकर आपको समझाता हूँ, ठीक है। मेरे पास 3 फॉर्म है, ए बी सी, ठीक है। और मेरे पास इनका डेटा है 2001, 2002, सॉरी 2001, 2001, 2001, ठीक है। ये ईयर हो गया, ठीक है। ये फॉर्म हो गया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इनके एसेट्स है हमारे, ठीक है, एसेट्स का डेटा है, ठीक है, वो मैंने लिख। अब ये क्रॉस सेक्शन डेटा है। क्रॉस सेक्शन क्यों है, क्योंकि एक ही पॉइंट ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम चेंज हो रहा है नहीं चेंज हो रहा है, और क्या है वो भी हो देना। सपोज कर लीजिए एनुअल डेटा है, ठीक है, तो हमारे पास जो एग्जैक्ट टाइम पॉइंट होगा वो क्या होगा, 31 दिसंबर 2019 सपोज कर, ठीक है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ क्रॉस सेक्शन डेटा कि आपके पास टाइम चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। आपके पास क्रॉस सेक्शन क्या है, 3 क्रॉस सेक्शन है, एक ए हो गया, एक बी हो गया, एक सी हो गया, और पॉइंट ऑफ टाइम क्या है 2001, 2001, 2000, ठीक है। ये हो गया क्रॉस सेक्शन। पूल क्रॉस सेक्शन क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपके पास फॉर्म कोई और 3 फॉर्म थी, ठीक है, उनका आपके पास डेटा था, सपोज कर लिए 2002, 3 और फॉर्म, ठीक है, डी ई एफ,
ठीक है, और उनका भी एसेट्स का डेटा था आपके पास, ठीक है, सपोज कर लिए इनके एसेट्स है। आपने क्या किया, अब ये भी एक क्रॉस सेक्शन है, 3 फर्म का डेटा एक पॉइंट रखा है, ये भी क्रॉस सेक्शन है, 3 फर्म का डेटा एक पॉइंट है, ये 3 मुख्तलिफ फर्म है और ये 3 मुख्तलिफ फर्म है। आपने क्या किया, इन दोनों क्रॉस सेक्शन को मिला दिया, ठीक है। जब हम डिफाइन करते हैं पूल क्रॉस, अब ये पूल क्रॉस सेक्शन बन गया। पूल क्रॉस सेक्शन को जब हम डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं ये एक ऐसा डेटा होता है जिसमें क्रॉस सेक्शन और टाइम दोनों के खसूसियात होते हैं, मतलब टाइम भी चेंज होता है, क्रॉस सेक्शन भी चेंज होता है। बिल्कुल, देखिए आपके पास क्रॉस सेक्शन चेंज हो गया, पहले ए बी सी थे 3 क्रॉस सेक्शन, अब जब 2002 में आप जाते हैं टू डी एफ, ऐसा नहीं हुआ है कि डी की जगह ए आ गया, मतलब आपके पास सैंपल में जो फॉर्म है या जो आईडी है वो रिपीट नहीं हुई। पूल क्रॉस सेक्शन में अगर आप देख लें, पहले क्रॉस सेक्शन था सिंपल, अब मैंने इसको पूल का मतलब क्या है, आपने एक जगह इसको इकट्ठा कर दिया, 2 क्रॉस सेक्शन पे मिला दिया, लेकिन दोनों क्रॉस सेक्शन में शर्त क्या है कि जो आपके पास फॉर्म आईडी है वो रिपीट नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल अगर 2001 में फॉर्म ए है वो 2002 में नहीं हो सकता, अगर बी 2001 में है तो 2002 में नहीं हो सकता, अगर सी 2001 में है वो 2002 में नहीं हो सकता। तो ये हो गया पूल क्रॉस सेक्शन, ठीक है। जो हमारे पास फाइनल डेटा होता है, ठीक है, फाइनल डेटा में क्या होता है, हमारे पास फॉर एग्जांपल 3 फर्म थे ए बी सी, ठीक है, उनका डेटा था 2001, 2002, 2003, सॉरी 2003, ठीक है। ओके, इस तरह नहीं कर 2001, फिर आप लोग को बेहतर समझ आएगा 2001, ठीक है। फिर यही 3 फर्म्स थे ए बी सी, ठीक है, इनका डेटा था 2002, 2002 और 2002, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये ईयर। अब इसमें और इसमें फर्क क्या है, दोनों में टाइम और क्रॉस सेक्शन है, इसमें भी टाइम वाइज चेंज आ रहा है, 2001 से 2001 आ गया, ठीक है ना, और इसमें भी एक क्रॉस सेक्शन है ए बी सी डी ई एफ, ठीक है ना, यहाँ भी क्रॉस सेक्शन है और यहाँ भी टाइम है, ठीक है। लेकिन पैनल में फर्क जरा देखते, यहाँ पे आप देखिए फर्म ए क्या 2002 में रिपीट हो रही है, नहीं हो रही है, लेकिन जब आप पैनल डेटा में आ जाते हैं फर्म ए 2001 में भी है और 2002 में, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्रॉस सेक्शन टाइम वाइज रिपीट हो रहा है, वही क्रॉस सेक्शन है, वही फर्म्स है जो टाइम वाइज रिपीट हो रहे हैं, ठीक है ना। अब यही 3 फर्म अगर 2003 में हम जाए तो यही रिपीट होंगे, 2003, 2004, सॉरी 2003, 2003, ठीक है। तो यही 3 फर्म हो गए ए बी सी। अगर हम इस पूल क्रॉस सेक्शन को 2003 तक एक्सटेंड कर ले, सपोज कर ले हमने एक और क्रॉस सेक्शन इसमें 2003, 2003 और मैंने कहा ई एफ, ठीक है जी। अब ये पूल क्रॉस सेक्शन नहीं है क्योंकि मैंने दो जो फॉर्म आईडी थी रिपीट की। फॉर्म ई जो है 2002 में भी है और 2003 में है, मैं इस तरह नहीं कर सकता। अगर मैं चाहता हूँ कि ये पूल क्रॉस सेक्शन ही रहे तो मैं एक नया सैंपल लूंगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ई बी सी डी एफ, अगले साल के लिए मैं क्या कर लेता हूँ जी एच आर, ठीक है। लेकिन जब पैनल में आता हूँ तो पैनल में ये जो मेरा क्रॉस सेक्शन है ईबीसी का, जो 3 फॉर्म्स है ये रिपीट हो रहा है, 2001 में भी वही है, 2002 में भी वही है, 2003 में भी वही है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मैं नया सैंपल ऐड कर रहा हूँ अपने क्रॉस सेक्शन या, और उसको मैं बना रहा हूँ पूल क्रॉस सेक्शन। डेटा ईयर वाइज तो चेंज हो रहा है, 2001 का डेटा भी है, 2002 का भी है, 2003 का भी, ठीक है। लेकिन जब पहले सिंगल क्रॉस सेक्शन होता था तो सिर्फ एक पॉइंट ऑफ डेटा होता था, ठीक है। अब जब मैंने इसके साथ दूसरा क्रॉस सेक्शन मिलाया, इसका मतलब इसको मैंने पूल क्रॉस सेक्शन बना दिया, ठीक है। इसलिए आप लोगों को समझ आ गई, इसको फिर देखिए, फिर समझ नहीं आई इस क्लास में, फिर हम जो है इस पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। कोई सुनिए जब तक आप लोग को समझ ना आई, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पे थे, मैंने सिंपल रिग्रेशन रन की, अब मैं क्या कर लेता हूँ, इफेक्ट्स और रैंडम इफेक्ट की तरफ जाता हूँ, ठीक है। 9 बज गए, ठीक है।
ठीक है, सिंपल रेगुलेशन तक मैंने किया। सिर्फ एक चीज में आप लोगों को बताना चाहता हूँ। जब हम स्टूडेंट होते थे, तो जब हम स्टेटस से जो रिजल्ट जो है अपने वर्ड फाइल में लेके जाते थे, या अगर हमने कहीं लेके जाने होते थे तो हम ये काम इस तरह करते थे। हालांकि अब जो है एडवांस हो गई है, इन्हीं कमांड्स में से हम कुछ चीजें तब्दील करके स्टेटस को बता देते हैं कि मेरे रिजल्ट को वर्ड में लेके जाए। लेकिन जस्ट फॉर द बिगिनर्स, ठीक है, क्योंकि हम भी इसी फेज में करते जब हम अपने रिजल्ट करते थे, ठीक है, तो हम क्या करते थे, यहाँ पे मैंने काफी टेबल कर दिया, ठीक है। कहाँ पे मैं लेके गया, सबसे पहले मैं इसको एक्सेल में लेके गया, ठीक है। और एक्सेल में मैं क्या कर लेता हूँ, इसको सिर्फ पेस्ट कर लेता हूँ। वहां से मैंने काफी टेबल किया, उसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। रेगुलेशन में जो चीज़ आपको रिक्वायर्ड है, फॉर एग्जाम्पल ये 2 कॉलम्स आपको रिक्वायर्ड नहीं है, ये मैंने हटा दी, ठीक है। ये मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है। कोएफिशिएंट आपको चाहिए, स्टैंडर्ड एरर चाहिए आपको, टी वैल्यू चाहिए, ठीक है। पी वैल्यू की भी जरूरत नहीं रहती, पी वैल्यू को आप यहाँ पे स्टार रिपोर्ट कर देते हो। फॉर एग्जाम्पल ये 99% पे क्या है, सिग्निफिकेंट है, तो यहाँ पे आप 3 स्टार देगा, यहाँ पे भी 3 स्टार, यहाँ पे भी 3 स्टार, ठीक है। टी वैल्यू की भी जरूरत पे नहीं पड़ जाती, ठीक है। जो जरूरी चीजें हैं वो कोएफिशिएंट है, स्टैंडर्ड एरर है, आपका टी वैल्यू है और आपकी पी वैल्यू, ठीक है। अब मैं इसको क्या कर लेता हूँ, सिर्फ बताने के लिए कि टेबल बनाना इंतहाई आसान काम है, ठीक है। इसको मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे कर लिया, ठीक है। नाउ दिस इज वन फॉर्म ऑफ योर ईपीएस स्टाइल, जो आपके ईपीएस स्टाइल में टेबल होते हैं, ठीक है। ये बन गया, इसको आप नाम दे दें रेगुलेशन एनालिसिस ऑफ लीवरेज या व्हाटएवर, ठीक है। इसको रिफाइन कर ले, एलईवी, ठीक है, एसआईजेडी, ठीक है। ये आपका नेटवर्किंग कैपिटल हो गया, ठीक है। और दिस इज कांस्टेंट, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। सो इन दिस वे यू कैन इजीली ट्रांसपोर्ट या जो है लेके जा सकते हैं जो आपके टेबल्स है, ठीक है। कहाँ पे, अपने जो एक्सेल है, ठीक है। फिर एक्सेल से आप वर्ड में कॉपी कर सकते हैं। अगर सबसे मुश्किल काम कोरिलेशन टेबल का, अगर मैं इसको कॉपी करूँ, कॉपी टेबल, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लेके जाऊँ, ठीक है, पेस्ट, ठीक है। यहाँ पे ये जो जरूरत नहीं है इसकी, ठीक है। तो इसको मैं क्या कर लेता हूँ। हाँ, एक ख्याल रखिएगा, आपके जो इन वीआईएफ की वैल्यू है, आपकी आईवीएस की, वो क्या करेंगे, एक और का नाम आप एड करेंगे अपने जो क्या कहते हैं, आपका जो कोरिलेशन का टेबल है, ठीक है, उसमें वीआईएफ की वैल्यू यहाँ पे आप रिपोर्ट करेंगे, जो आपने, क्योंकि कोरिलेशन बेसिकली मल्टीकोलिनियरिटी को आपने क्या करना है, टैकल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर लेंगे, ये मैंने रिपोर्ट कर दी, ये मेरा कोरिलेशन टेबल बन गया, इसको आप एज इट इज कॉपी कर ले। तो दिस इज परफेक्ट फॉर्म ऑफ ईपीएस टाइप, जो आपके जो नॉर्मली पेपर में आप रिपोर्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन जो हम इस कमांड वाइज करेंगे वो इससे बहुत एडवांस है, वहाँ पे आपको काफी रिफाइंड टेबल मिलेंगे, ठीक है। जी महामारी सर, जो आपने स्टार्स लगाए हैं ये तो 1% पे उसके अकॉर्डिंगली लगाए हैं ना, लेकिन हमारे पास इस पे 2 स्टार्स भी हो सकते हैं, 3 स्टार्स भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस टेबल के नोट्स में डाल देता हूँ कि स्टार इंडिकेट्स सिग्निफिकेंस 95%। यहाँ हम नोट्स में अगर आपके रीडर जो है वो जो है उनको पता चले, ठीक है, यहाँ पे 1 स्टार है, जो कोई इशू नहीं है। आपके रेगुलेशन में 2 स्टार भी आ सकते हैं, 3 स्टार भी आ सकते हैं। हम वो 2 स्टार और 3 स्टार कैसे लगाएंगे? तो आपने 1 स्टार का बताया ना, ठीक है, आप मैनुअली लगा दें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर 2 स्टार है, 2 स्टार है, ठीक है। अगर यहाँ पे नहीं होता, ठीक है, तो आप इसको वर्ड में कॉपी कर ले, वहाँ पे 2 स्टार लगा दें, मैनुअली लगा दें, कोई इशू नहीं है। सेटा में नहीं लग सकते, राइट? लग सकते हैं, रास्ता होगा, शायद इस पॉइंट ऑफ टाइम में मुझे पता नहीं है, रास्ता होगा। लेकिन अगर आप लगाना चाहते हैं इसको वर्ड में कॉपी कर ले, इस पे 2 स्टार लगा, ठीक है। मैंने अपना डिसर्टेशन किया था, तो मेरी सुपरवाइजर ने इसको कहा था कि आप ये एसपीएसएस में करें, वहाँ पे ऑटो के आपके स्टार्स लगे आ जाएंगे, स्टेटा में इस तरह नहीं आते। नहीं, स्टेटा में आते हैं, क्यों नहीं आते? फॉर एग्जाम्पल मैंने ये यूजर फ्रेंडली कमांड है, यूजर रिटर्न कमांड है, कोई ऐसी यूजर रिटर्न कमांड होगी जिससे आप 3 स्टार लगा, ठीक है। आप जो है सर्च करने, मुझे भी जो केस करने के इस तरह हो सकते हैं, लेकिन पॉसिबल है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये पॉसिबल नहीं, ठीक है।
ठीक है। यहाँ पे मैं जो लॉग है वो बंद कर लेता हूँ, ठीक है। ये आप लोगों के साथ मैं शेयर कर लेता हूँ और उसकी यूट्यूब फाइल है वो भी मैं शेयर कर लेता हूँ। इसको आप देख लीजिएगा मैंने काम किस चीज़ पे किया है, मैंने उसी फाइल पे काम किया जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर, ठीक है। इसी की बेस पे मैं आप लोगों के लिए इंडिविजुअल असाइनमेंट अपलोड करूँगा होपफुली बाय टुमारो, ठीक है। इंडिविजुअल असाइनमेंट और साथ में ग्रुप असाइनमेंट उसकी सेक्शन में दे दूंगा, ग्रुप्स जो है आप खुद बना लें, ठीक है। यहाँ पे जो है मैं क्लास खत्म करता हूँ, ठीक है बेटा। ये चीज़ें मैं शेयर कर लूँगा, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफ़िज़।